हेलो, माय नेम हेमंत कुमार। आज हम लोग मोल के एक टॉपिक को, फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है मोल, उसके टॉपिक को बेसिक से देखते हैं, साथ ही साथ उसके कुछ एग्जाम्पल को भी प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं मोल्स का, तो मोल्स का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल को अगर कलेक्टिवली एक्सप्रेस करना है तो नॉर्मल हम लोग उसको मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जिस तरह से 1 डजन मतलब 1 दर्जन में अगर 12 पीस होता है तो हमारे माइंड में ये लगा हुआ है कि 12 पीस को एक साथ अगर एक्सप्रेस करना है तो हम लोग उसको 1 डजन बोलते हैं। उसी तरह से एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23, उतने पार्टिकल को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसी को हम लोग 1 मोल बोलते हैं। ये पार्टिकल हमारा एटम्स हो सकता है, ये पार्टिकल हमारा मोलिक्यूल्स हो सकता है, ये पार्टिकल हमारा आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, प्रोटॉन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर न्यूट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है। अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल का मतलब है 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। ये पार्टिकल कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को जनरली हम लोग ले चलते हैं, मतलब ये हमारा एटम्स हो सकता है, या ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये हमारा आयंस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या न्यूट्रॉन हो सकता है। किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है, मतलब 1 मोल को हम लोग ये बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है, नाम है इसका एटॉमिक मास। हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे एटॉमिक मास, ध्यान से देखते हैं। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? एटॉमिक मास का यूनिट यू या AMU से इसको डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम्स के मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। इससे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास 23U है। जैसे इसी को दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। सोडियम के एक एटम का मास कितना हम लोग लेके चल रहे हैं? 23 लेके चल रहे। उसी तरह से एक दूसरा वर्ड है, नाम इसका मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स। एक मोलिक्यूल्स का मास क्या हमारा मोलिकुलर मास है, इसको भी U या AMU से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 + 16 × 2, ये हमारा 44U है मोलिकुलर मास। तीसरा एक टर्म आता है, नाम होता है मोलर मास। ध्यान से देखते हैं इसको, मोलर मास को जनरली हम लोग ग्राम से इसको यूनिट देते हैं। मोलिकुलर मास का मतलब मोलर मास का क्या मतलब है? मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम और मोलिक्यूल्स। मीन्स ऐसा बोल सकते हो आप क्या, मास ऑफ 1 मोल एटम और मोलिक्यूल्स। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर नाम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अभी दिया था कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, 44 ग्राम। जैसे ऑक्सीजन करेंगे ये 32 ग्राम हो जाएगा। जैसे ये नाइट्रोजन करेंगे ये 28 ग्राम हो जाएगा। मतलब जब भी किसी हम लोग मोलर मास का बात करेंगे, मोलर मास का मतलब हमारा जो मोलिक्यूल्स होगा हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। ये जो एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर को N या Na से नोट करते हैं। जनरली पार्टिकल जो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल होता है। किसी बुक में 0.6.023 × 10⁻23 भी दिया हुआ है। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जनरली ये डिवीजन में थोड़ा सा आसान होता है 6.022, इसलिए हम लोग उसको लेके चलते हैं। मीन्स
मोलर मास का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि 1 मोल एटम्स या 1 मोल मॉलिक्यूल्स का जो मास है वही हमारा मोलर मास है। इसके बाद एक वर्ड है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है मतलब हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास हमेशा कार्बन एटम्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे हम लोग कभी सब्जी खरीदने के लिए गए तो दुकानदार क्या करते हैं, एक तरफ एक लोहे का रखता है वजन करने वाला और दूसरे तरफ सब्जी रख के उसको बराबर कर देता है। मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि वो हमारे लिए 1 kg है। उसी तरह से किसी भी एटम्स का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो एक तरफ कार्बन एटम का 1/12 पार्ट रखते हैं और दूसरे तरफ उस एटम्स को रखते हैं। मीन्स ऊपर हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम, इसी 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, इसी एलिमेंट का एक एटम डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। C12 कार्बन का जो आइसोटॉप्स है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म जो आता है वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा आइसोटॉप्स का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई आइसोटॉप्स है तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आइसोटॉप्स जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पास क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35 और एक दूसरा क्लोरीन आइसोटॉप्स है 17 और इसका 35। अगर इस चीज को देखो तो एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो इसका परसेंटेज हमेशा गिवन होगा। इसका परसेंटेज ये हमारे नेचर में 75% है और ये 25% इस रिस्पेक्ट से है। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हम लोग कभी फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसका एटॉमिक मास 35 मल्टीप्लाइड परसेंटेज प्लस एवरेज एटॉमिक मास 25 मल्टीप्लाइड 36, ये रहा। यहाँ पे 100 से जनरली इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 35 मल्टीप्लाई 3 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 4 हो गया। 105 प्लस 32 142/4 तो ये हमारा 35.52 होता है। तो जनरली हम लोग एवरेज एटॉमिक मास इस तरह निकालते हैं। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो हम लोग यहाँ पे अगर किसी भी एटम्स का मास के बारे में बात करें तो हमारे पास 5 टर्म है। सबसे पहला टर्म हमारा एटॉमिक मास है, मतलब एक सिंगल एटम्स का मास। मोलिकुलर मास है, सिंगल मॉलिक्यूल्स का मास। मोलर मास है, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास। इसका मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल का मास। तीसरा हम लोग यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन। और फिफ्थ नंबर हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमेशा हम लोग आइसोटॉप्स का निकालते हैं। इसके बाद एक टर्म पे जाते हैं प्रेशर, और प्रेशर पे जाते हैं। मतलब अगर हम बात करें प्रेशर तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं। ये सब टर्म मोल्स में हम लोग यूज करते हैं। ये प्रेशर है हमारे पास। अगर हम बात बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अगर लैटरल मीनिंग देखा जाए तो वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। वैसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करे उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस। इस जगह पे कोई आदमी इस तरह से खड़ा है, इसके सर के ऊपर इतना सारा एयर है। मान के चलिए 1000 किलोमीटर तक यहाँ पे एयर है।
तो ये एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटीएम से डिनोट करते हैं। अब इस आदमी को ऐसे जगह पे खड़ा किया जहाँ पे ये फ्री, मान के चले किसी छत के नीचे में ये खड़ा है, तो ऊपर तो कोई हवा सही से होगा नहीं, या हम फैन चला दिए, आंधी आ गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, तो इस चीज को कैलकुलेट करने में हमेशा परेशानी होता है। तो क्या बोला, इसके सर के ऊपर एक इस तरह से कॉलम बना, कॉलम में डाल दिया यहाँ पे मरकरी, मरकरी को डालते 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 एक समय ऐसा आएगा, ये प्रेशर जो एक्स एग्जिस्ट ये इस पे अप्लाई हो रहा था, सेम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो गया, और इस हाइट को चेक किए तो ये 760 mm था। तभी हम लोग बोलते क्या हैं, 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये क्या है, 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। इस तरह से हम लोग 1 ATM इक्वल टू इतना बोलते हैं। तो उसी तरह ये हो जाता है 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर्क, टॉर्क भी प्रेशर का यूनिट है, मतलब 1 mm ऑफ Hg जो इक्वल होता है वो 1 टॉर्क के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट में जाते हैं, इसको एटीएम को बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार होता है, और 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। तो इस तरह से 1 ATM इक्वल टू क्या हो गया, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। तो इस तरह से प्रेशर का बहुत सारा कन्वर्जन है। क्वेश्चन में कभी एटीएम में दिया हुआ रहता है, कभी बार में दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। दूसरा एक टर्म आता है प्रेशर के बाद आता है यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी, ये डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी में सबसे पहला टर्म देखिए, डेंसिटी अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम हम लोग जनरली कर रहे हैं। अगर हम बात बोलें सॉलिड या लिक्विड के लिए, फॉर सॉलिड और लिक्विड, एक टर्म होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी मीन डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। दूसरा आता है यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है किसी न किसी के रिलेटिव लिखा गया होगा, मतलब किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी लिखते क्या यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बोले फॉर गैस, गैस के लिए जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को बोलो वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी यहाँ पे हम लोग चेक करें। वेपर डेंसिटी भी हाइड्रोजन गैस के विथ रिस्पेक्ट को निकाला जाता है। बोल सकते हो क्या, डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को देखें, आइडियल गैस इक्वेशन को देखें, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे अगर हम बोले PV इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलर मास, ये क्या हो गया, वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास R, और यहाँ पे क्या हो गया T, तो इसको लाते हैं वेट बाय वॉल्यूम करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा Tm बाय RT इक्वल टू W बाई D। इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर देंगे, D से, तो D हो जाएगा Pm बाय RT
इस वर्ड को यहाँ पे पुट करते हैं। डेंसिटी के लिए मोलर मास ऑफ एनी गैस डिवाइडेड बाय RT, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय RT, ये हो जाएगा वेपर डेंसिटी। तो ये वेपर डेंसिटी, ये देखो P RT कैंसिल हो जाएगा, मतलब मोलर मास ऑफ गैस, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हमारे पास 2, तो ऐसा बोल सकते हो मोलर मास ऑफ एनी गैस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। मतलब डेंसिटी को भी हम लोग मोलिकुलर मास या मोलर मास में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। तो ये छोटा छोटा टर्म था कि प्रेशर को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास डेंसिटी रहेगा, तो डेंसिटी के टर्म को किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मोल्स पे, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, गैस कांस्टेंट लिखना है, ये हमारा गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट R से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है, PV इक्वल टू nR। ध्यान से देखते हैं R का जो वैल्यू क्या है, R का वैल्यू आ रहा है हमारा PV बाय NT, ठीक है। R का यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, बोलता है पहला पॉइंट क्या है, बोलता है अगर प्रेशर दिया हुआ हो आपको ATM में और वॉल्यूम दिया हुआ हो लीटर में, m को नंबर ऑफ मोल्स में ही लिखते, और टेम्परेचर होना चाहिए हमारा हमेशा केल्विन में। तो R का यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर प्रेशर मीन्स ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। मतलब अगर हम लोग कहीं पे प्रेशर को ATM में लेके चले, वॉल्यूम को लीटर में लेके चले, m को मोल्स में लेके चले और टेम्परेचर को केल्विन में लेके चले, तो हमारा ये यूनिट होगा, उसमें R का वैल्यू पुट करोगे 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये फर्स्ट केस है। बोला दूसरा केस, अगर प्रेशर को दे दिया जाए बार में और वॉल्यूम रहे लीटर में, n को नंबर ऑफ मोल्स को तो मोल्स में ही लेते हैं और टेम्परेचर को रखते हैं यहाँ पे हम लोग केल्विन में, तो हमारे पास R का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बार लीटर पर केल्विन पर मोल। जनरली ये बराबर ही होता है इसका वैल्यू 0.0823 लेते हैं, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। जनरली ये दोनों डिफरेंस कर सकते हैं, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तीसरा हमारा जो टर्म है, अगर प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, मतलब प्रेशर आ जाए तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम को लेके चले मीटर क्यूब में, n हो गया नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हमारा हो जाए केल्विन में, इस तरह का कोई दिया हुआ है। तो R का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। R का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। ये स्क्वायर ये तो कट गया, मतलब यहाँ पे न्यूटन मीटर और यहाँ पे मोल मल्टीप्लाई केल्विन। न्यूटन मीटर ही तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन है। वर्क डन का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, जूल। R का यहाँ पे यूनिट आ जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे इसका वैल्यू लेके चलोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर। तो ये हम लोग गैस कांस्टेंट के बारे में 2-3 टर्म हम लोग यूज करते हैं, अलग अलग इसका कांस्टेंट वर्ड है। ये डिपेंड करेगा R का वैल्यू कौन सा यूज करेंगे, डिपेंड करेगा हमारा प्रेशर और वॉल्यूम किस टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक सिचुएशन आता है STP या NTP, क्या बोलते हैं यहाँ पे, STP। देखना ध्यान से, STP बोलते हैं क्या, ये है स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक तरह का कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बोलता है अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सी या 273 केल्विन दिया हुआ हो और प्रेशर दिया हुआ हो आपका 180 या 1 बार, दोनों के लिए अलग अलग रिजल्ट होगा। ये ज़्यादा करेक्ट है, ये कम करेक्ट है, लेकिन जनरली सब जगह पे 1 atm ही यूज करते हैं लोग। मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर आपका दिया हो 1 atm और वॉल्यूम निकालना है, n का वैल्यू 1 दे दिया, टेम्परेचर दे दिया 273 केल्विन, और तो यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, PD इक्वल टू nRT, तो वॉल्यूम हो जाएगा nRT बाय P। n का वैल्यू 1, तो R का वैल्यू क्या लेके चलोगे? atm में है ना, वॉल्यूम निकालना है, ये बोला atm में 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय 180, तो ये वैल्यू निकलता है 22.4 लीटर। ये हमारा वॉल्यूम लिख दिया। एक दूसरा कंडीशन, अगर हम लोग बार को रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लोग बार को लेके चल रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर 1 बार दिया हुआ, तो 1 बार को कन्वर्ट करते हैं 1 atm इक्वल टू 1.013 बार, तो ये 1 बार जो हो जाएगा 1 बाय 1.013 atm। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर वॉल्यूम निकाले, भाई टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा 273 केल्विन, तो वॉल्यूम बराबर nRT बाय P। n का वैल्यू 1, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, 1 अपॉन 1.013, तो ये वैल्यू 22.7 लीटर होता है। जनरली हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं, अगर कहीं पे मेंशन होगा तो इस टर्म को यूज करेंगे। अब इस चीज से तुम बोल क्या सकते हो? क्या बोल सकते हो? एट STP। अगर ये STP वर्ड यूज हुआ, मतलब एक ऐसा कंडीशन जिसमें हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सी यूज कर रहे हैं, प्रेशर 1 atm या 1 बार का यूज कर रहे हैं। बोल रहा है STP पे, एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम या तो 22.4 लीटर है या तो 22.7 लीटर है। ध्यान क्या देने वाला है? ये टर्म कब यूज कर रहे हैं? जब प्रेशर हम लोग 1 atm यूज कर रहे हैं, और ये टर्म कब यूज करेंगे? प्रेशर जब हम 1 बार यूज करेंगे। तो ये हम लोग STP का भी कंडीशन बोले। इसको कहीं कहीं पे पहले NTP यूज होता था, लेकिन अभी के टाइम में NTP वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, जनरली STP ही यूज करते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है? छोटा छोटा टर्म समझने के बाद हमारे पास बारी है मोल्स कैलकुलेट करना। हम लोग मोल्स कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मतलब मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकता है। मोल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल सकता है। तो हमारे पास क्या कंडीशन है? सबसे पहला काम, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहला कंडीशन, अगर मास दिया हो, इफ मास इज गिवन, मास किस चीज में दिया हुआ होना चाहिए? ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे एक मास होगा जो गिवन होगा, हमेशा आपको ग्राम में लेके आना। डिवाइड करेंगे किस चीज से? एटम्स रहेगा तो एटम्स का भी मोलर मास, और मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स का भी मोलर मास। इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या?
जैसे अगर हम लोग बोले 60 पीस बनाना है अपने पास तो कितना दर्जन होगा, तो 12 से डिवाइड करके हम लोग 5 दर्जन निकालते हैं। उसी तरह बहुत सारा नंबर्स ऑफ पार्टिकल है तो उसको हम लोग 12 से अगर डिवाइड करें तो दर्जन निकलता है, अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा मोल्स निकल जाएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। तीसरा नंबर ऑफ मोल्स, अगर एसटीपी कंडीशन पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसा दे सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ से देखते हैं इसको, ये होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और चौथा तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से निकालते हैं, PV इक्वल टू क्या निकल जाएगा, nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स PV बाय RT, ये जनरली हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, गैस के लिए यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये सब तरीका है। एक क्वेश्चन लेते हैं उसमें बहुत सारा चीज को फाइंड आउट करेंगे। बोला क्या, आपके पास क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में 100 ग्राम कार्बन है, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। बोला सबसे पहले मोल्स निकालिए, चलो ठीक है मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 11 to 32 23 30 2.27 के आसपास है, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना तो क्या करेंगे, 2.27 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 23। जनरली हम लोग यहाँ पे 2.27 Na वर्ड ही यूज करते हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगला देता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, इस चीज का एटम्स कैसे निकालते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में हमको क्या दिख रहा है, 3 एटम्स है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई 2.27 Na, इस तरह से हम लोग 3 एटम्स निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे पूछता तुमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 मल्टीप्लाई 2 22 इलेक्ट्रॉन आए एक कार्बन डाइऑक्साइड में। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, मल्टीप्लाई कर दो, 22 मल्टीप्लाई 2.27 Na, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा और ऐसा लगता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होगा। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन लेगा तो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगला है क्या, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में इस बार पार्टिकल देते हैं, चलो क्वेश्चन को इस तरह लेते हैं। बोला एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में 100 ग्राम अमोनिया गैस प्रेजेंट। बोला कुछ टाइम के बाद 3.011 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 23 पार्टिकल को अगर इससे रिमूव कर दिया जाए तो पूछा क्या,
रेस्ट कितना मोल्स बचेगा। मतलब इसमें कोई हमारे पास कंटेनर है, उसमें 100 ग्राम अमोनिया गैस रखे हुए, उससे 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल को हम लोग अगर रिमूव कर लिए, रिमूव करने के बाद क्वेश्चन हमारे पास क्या राइज हुआ कि उसमें अमोनिया का कितना मोल्स प्रेजेंट होगा। सबसे पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/70, ठीक। और यहाँ पे पार्टिकल इसको भी मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ऐसा लग रहा है क्या 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल है, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो ये 0.5 मोल्स आए। तो ये 100/70 माइनस 0.5 जितना भी होगा वो क्या होगा टोटल रेस्ट मोल इस मोले मतलब पॉट में बर्तन में परसेंट हो। कुछ क्वेश्चंस को और लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर हमारा STP है, इसमें SO2 गैस बराबर और इसका वॉल्यूम 11.2 लीटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। STP पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये 1/2 कितना मोल्स हो गया 0.5 मोल्स हो गया। ये जनरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक कन्वर्जन पे आते हैं, मतलब हमारा जो मोल्स है, मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को वॉल्यूम में STP पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, मास को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जनरली इन सब रिलेशन को हम लोग यूनिटरी मेथड में लेते हैं। ये हमारा यूनिटरी मेथड में इसको सीखते हैं, ठीक। ये स्टिचियोमेट्री ही है एक तरह से। जैसे हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, इसका कोफिशिएंट A है और इसका कोफिशिएंट B है C और यहाँ से D बना है। ये जो कोफिशिएंट होता है यही मोल्स होता है, मतलब A का A मोल्स, B का B मोल्स, C और D मोल्स इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इसका 1 मोल्स होता तो इसका क्या हो जाता है B/A मोल्स, इसका C/A मोल्स और इसका D/A मोल्स। मान के चलते इसका X होता तो ये क्या होता है BX/A और यहाँ पे CX/A और ये BX/A। अगर इसको हम लोग X मोल मानते तो A/BX, C/BX, D/BX। अगर ये X होता तो ये हो जाता है A/CX, B/CX और यहाँ पे D/CX। अगर इसको X मोल मानते तो A/D/X, ये होता B/D/X, C/D/X। इस स्टिचियोमेट्रिक रिलेशन को हम लोग क्वेश्चन में अभी क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखिए, बोला हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हुआ, ये बना रहा है वाटर और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बना है। अगर इसको देखो, कभी भी ऐसा टाइप का मोल का स्टिचियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा सबसे पहला काम हम लोग का होता है कि इसके इक्वेशन को बैलेंस करना। अगर यहाँ पे बैलेंस करो तो कैसे कर सकते हैं बैलेंस हम लोग, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, चलो इसको लिख लेते 2, इसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। कोई अगर बच्चा बोले कि सर हम ऐसा लिखना चाहते हैं 2H2O2, इसको हीट किया गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे O2, ये गैस है, दोनों ही सेम है। रिलेशन इसी क्वेश्चन से दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम निकलेगा। इसका मतलब इसका 1 मोल यूज किया गया, इससे 1 मोल वाटर बना और ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 0.5 मोल है। ये एक रिलेशन हो, मतलब मोल्स का रिलेशन। या फिर तुम बोल सकते हो ये सर 2 मोल अगर यूज करेंगे तो ये भी हमारा 2 मोल्स बनेगा,
और ये कितना मोल्स बनेगा, 1 मोल्स बनेगा। इसके बाद एक ये तो मोल्स का रिलेशन हम लोग लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मास के अकॉर्डिंग भी रिलेशन लिख सकते हैं। H2O2 का मास कितना है, 32, 34 मीन्स 34 ग्राम H2O2 रिएक्ट करके कितना बनाता है, 18 ग्राम वाटर बनाता है और ये 16 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया, बोला सेम केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन में H2O2 डिकम्पोज होके वाटर बना है और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है। बोला अगर इसका 100 ग्राम लिया जाए, 100 ग्राम लिया जाए तो ये कितना बनेगा, वाटर का क्या होगा, तो यहाँ से रिलेशन बोल सकते हो क्या, 34 ग्राम H2O2 बना है 18 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम 18/34, तो 100 ग्राम कितना बनाएगा, 18/34 मल्टीप्लाई 100, ये मोल्स निकल जाएगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता ऑक्सीजन का मतलब, तो ऑक्सीजन के लिए एक इक्वेशन अलग से हम लोग को लिखना होता। क्या इक्वेशन हम लोग बनाते, 34 ग्राम, ध्यान से देखना है, 34 ग्राम H2O2 फॉर्म कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा, 16/34, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम के लिए निकालना था ना, तो 100 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 16/34 मल्टीप्लाई 100, ये मास निकल जाएगा। पूछता है एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ O2 गैस निकलना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है किस चीज पे, एसटीपी पे, तो एसटीपी पे ऑक्सीजन का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अच्छा इसका तो मोल्स ही था, इसका जो मोल्स निकलेगा, मोल्स को वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मान के चलिए ये XYZ कुछ भी निकला, डिवाइडेड बाय कितना, 22.4 लीटर, तो ये हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, तो ये क्या हो जाएगा, NW, जो भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मोल के क्वेश्चन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, मास को कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में। एक कोई क्वेश्चन लेके आते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो उसको बना सकते हैं हम लोग। चलिए, ये जनरल हमारे पास मोल्स का मास के साथ ये सब रिलेशन था। थैंक यू।